हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग वेल्डिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो स्टूडेंट एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर या डीआरडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, आपका ट्रेड वेल्डर है और आप चाहते हैं कि एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर बने, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेज में ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मार्च से न्यू बैच ऑफलाइन क्लास का स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह डेली एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और जिनको अगर ये इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वेल्डिंग से, उनका वेल्डिंग का ऑनलाइन क्लासेज का आप प्लस नोट्स का 2000 फीस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्टार्ट करूँगा। इसी तरह का आपको 30 क्वेश्चन का डीटीएस डेली हम लोग लेकर आएंगे और इवनिंग में आपको वेल्डिंग का 9 बजे डेली डीटीएस मिलेगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज डीटीएस नंबर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। आर्क वेल्डिंग मशीन से करंट न लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग मशीन में करंट न लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए तो मैं बता दूं, ऑप्शन दिया हुआ है। इन्हें साफ रखना चाहिए, बिजली के कनेक्शन से टाइट होना चाहिए, इनकी उचित अर्थिंग होनी चाहिए। अगर वेल्डिंग मशीन आप यूज किए हैं तो देखे होंगे अर्थिंग से जोड़ा जाता है, और अर्थिंग से जोड़िएगा तो झटका वगैरह नहीं लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ ऐसा है, कितना भी हाई करंट अगर अर्थिंग से कनेक्ट हो तो वह सभी करंट का मान 0 कर देता है। अर्थात किससे कनेक्ट होना चाहिए, अर्थिंग से कनेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वह है सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या कह रहा है, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड धातु का अंतर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करें कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच, जैसे मान लीजिए कि यह जॉब है और यहाँ पर आपको यह इलेक्ट्रोड है, तो ये बीच की दूरी क्या कहलाता है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी को आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। और आर्क लेंथ जनरली 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ और करेक्ट आर्क लेंथ। अब बोलिएगा कि शॉर्ट आर्क लेंथ क्या होता है। अगर हम मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रोड की डाया कितना है, 3 mm है। इलेक्ट्रोड की डाया 3 mm है, तो अगर यह दूरी जो होगा, अगर 3 mm से कम रखेंगे तो शॉर्ट आर्क कहलाएगा। अगर यह दूरी 3 mm से अधिक रखेंगे तो लॉन्ग आर्क कहलाएगा। अगर यह जितना डाया है उतना ही दूरी रखेंगे तो वह करेक्ट आर्क कहलाता है। आर्क लेंथ 3 प्रकार के, शॉर्ट आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ और करेक्ट आर्क लेंथ। तो यह क्या है, कह रहा है कि 3 mm से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 3 mm जो है ना, वो करेक्ट आर्क लेंथ का लंबाई दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज बनाने में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, बांध के निर्माण में, उपरोक्त सभी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेल्डिंग है क्या। वेल्डिंग क्या है वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। अब बोलिए फास्टनर क्या होता है, दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को बोलते हैं फास्टनर। अब वेल्डिंग से भी जॉब को जोड़ा जाता है, अर्थात वेल्डिंग भी एक प्रकार का फास्टनर है। थोड़ा सा मैं और डिटेल में चलता हूं। जो वेल्डिंग है, जो फास्टनर होता है, वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फास्टनर जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, टेम्पोररी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और परमानेंट फास्टनर। अब बोले टेम्पोररी फास्टनर क्या होता है,
जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और डिसमेंटल करते हैं तो जॉब भी सुरक्षित रहता है और फास्टनर भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार के हम लोग टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं, जैसे नट, बोल्ट, की, कटर, स्टड, स्क्रू, प्रेस फिट, यह सब टेम्पोररी ज्वाइंट अर्थात टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। सेमी परमानेंट यानी कि वैसा फास्टनर जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट करने के बाद जब डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब तो सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर खराब हो जाता है। इस प्रकार के ज्वाइंट को सेमी परमानेंट फास्टनर के नाम से जानते हैं। क्या? सेमी परमानेंट फास्टनर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो होते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद परमानेंट फास्टनर कहते हैं कि जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं, मतलब अलग करते हैं, तो जॉब भी खराब हो जाए और फास्टनर भी खराब हो जाए, इस प्रकार के ज्वाइंट को परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं, परमानेंट फास्टनर कहते हैं। जैसे ब्रेजिंग और वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब वेल्डिंग का आपको हर एक क्षेत्र में यूज करते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज बनाने के लिए हो, यानी कि छोटे से छोटे जॉब से लेकर बड़े से बड़े हवाई जहाज तक बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग बूथ की दीवारों पर निम्न रंग के, वेल्डिंग जैसे यह रूम है ना और यहाँ वेल्डिंग करते हैं ना तो दीवारें काला रंग के पेंट किया जाता है। क्वेश्चन आता है, बहुत बीबीए क्वेश्चन है, वेल्डिंग बूथ का जो दीवार होता है वह किस रंग से पेंटिंग किया हुआ रहता है? तो वह आपको सफेद नहीं, हरा नहीं, लाल नहीं, काला रंग से किया जाता है। क्या? क्योंकि काला जो है ना सभी रंगों का अवशोषक होता है। जो हाई लाइट उत्पन्न होता है ना वह लाइट को अवशोषण करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर रिफ्लेक्ट करने वाला तो वो फिर से रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पर प्रभावित करेगा। तो इसीलिए वेल्डिंग बूथ का जो दीवार होता है वह काला रंग का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। सबसे पहले ये फोर्ज वेल्डिंग की जाती है, मैं बता दूं थोड़ा सा। और वेल्डिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया जाता है? वेल्डिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बोलिए कौन कौन? मैकेनिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। बोलिए मैकेनिकल वेल्डिंग क्या है? जब घर्षण के द्वारा जो जॉब को घर्षण करते हैं और घर्षण के द्वारा जो हीट उत्पन्न होता है और उस हीट का प्रयोग अगर वेल्डिंग में करते हैं तो वह मैकेनिकल वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और आपको थर्मिट वेल्डिंग। तो यह फोर्ज वेल्डिंग जो है यह एक प्रकार के केमिकल वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और आपको इंडक्शन वेल्डिंग। तो यह फोर्ज वेल्डिंग जो होते हैं वह स्मिथी, ब्लैक स्मिथी यानी कि लोहारगिरी जो करते हैं ना वह फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फोर्ज वेल्डिंग जो होते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। क्या है? नॉन फ्यूजन है, यानी कि इसमें धातु पिघलता नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जॉब को प्लास्टिक फॉर्म तक गर्म किया जाता है और बाहरी प्रेशर से ज्वाइंट किया जाता है। अर्थात फोर्ज वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात यह नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? क्योंकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग जिसमें आपको क्या होता है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं पिघलता है, जॉब पिघलता है वह फ्यूजन वेल्डिंग, और जिसमें नहीं पिघलता है नॉन फ्यूजन। तो गैस वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग भी एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। यह फोर्ज वेल्डिंग जो है ना वह नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। और फोर्ज वेल्डिंग अभी हम बताए थे इसमें पिघलता नहीं है, अर्थात इसमें जॉब को प्लास्टिक फॉर्म तक गर्म करते हैं और प्लास्टिक इसमें प्रेशर लगाकर वेल्डिंग किया जाता है, हैमर से प्रहार किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का प्रेशर वेल्डिंग है, अर्थात नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। इसमें जॉब को किस अवस्था तक गर्म करते हैं? तो प्लास्टिक फॉर्म तक गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कर रहा है? धातु को जोड़ बनाने के निम्न में से कौन सी विधि है? धातु की जोड़ बनाने की अस्थायी जोड़,
अर्धअस्थायी जोड़, अस्थायी जोड़। उपरोक्त देखिए कोई भी मेटल है या धातु है, धातु का तो जोड़ आपको टेम्पोररी ज्वाइंट भी बना सकते हैं, सेमी परमानेंट भी बना सकते हैं, परमानेंट ज्वाइंट भी बता सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार से होते हैं। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे भी कि फास्टनर मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं, आपको टेम्पोररी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर, परमानेंट फास्टनर, यह तीनों होता है और धातु को तीनों विधि से ज्वाइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1.2 mm मोटी सीट को जोड़ की तैयारी, देखे होंगे आप लोग, कोई कभी कभी जॉब जो जोड़ा जाता है तो यह आपको रूट गैप बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे एंगल दोनों तरफ से भी बनाया जाता है, एक तरफ से यू बनाया जाता है, दोनों तरफ से यू बनाया जाता है, उसी को बोल रहा है। लेकिन 1.2 mm होता है ना, उसको 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। क्या 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, अर्थात क्या आंसर होगा इसका बी होगा। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आपको आते रहते हैं, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 मार्च से हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं? देखिए आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड, जैसे देखे होंगे आप लोग, यह वेल्डिंग करते हैं ना तो वहां पर एक आपको एक रॉड इस्तेमाल करते हैं। एक क्या होता है, रॉड इस्तेमाल करते हैं। यह रॉड को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड का 2 काम है, पहला सर्किट को पूरा करना और दूसरा ज्वाइंट को भरने का भी काम करता है। यह ज्वाइंट को भरने का भी काम करता है और सर्किट को पूरा भी करता है, यानी कि आर्क वेल्डिंग में ही इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। आप बोलिए कि इतना इजी क्वेश्चन, तो देखिए अभी स्टार्टिंग किए हैं हम लोग, डीटीएस डेली लेकर आएंगे एमसी की क्वेश्चन, तो ये स्टार्टिंग से अभी पढ़ा रहे हैं आपको। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो हार्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 मार्च से हमारे यहाँ ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट है, तैयारी में लग जाइए। आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको 15 दिन फॉर्म भरने का एग्जाम डेट देगा और आपको 45 दिन 50 दिन के अंदर एग्जाम ले लेगा। पहले से आप तैयारी रहिए, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, आर्क वेल्डिंग में यह 2000 1500 ये होगा ही नहीं, ये ऑप्शन के हिसाब से ही पता चल रहा है ये होगा, क्योंकि वेल्डिंग जनरली जो होता है वह 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ही किया जाता है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि सोल्डरिंग जो किया जाता है वह 450 डिग्री सेल्सियस पर, ब्रेजिंग जो किया जाता है वह जो किया जाता है 450 से 900 डिग्री सेल्सियस तक, फोर्जिंग जो किया जाता है वह 900 से 1600 किया जाता है, और जो वेल्डिंग जनरली किया जाता है वह 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस जो होता है वायु से मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है जिसे ज्वाला कहते हैं, जिसे फ्लेम के नाम से जानते हैं। एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन मिलकर फ्लेम 3 प्रकार के बनाते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। मैं बता दूं, ऑक्सीजन एसिटिलीन से मिलकर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाता है और उस फ्लेम का टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 3 प्रकार के फ्लेम होते हैं। पहला आपको जो होता है, पहला कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होता है जिसका टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा न्यूट्रल फ्लेम जो होता है उसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, और तीसरा जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है जिसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तीनों का फ्लेम का टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है।
एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H2 और एसिटिलीन जो है एक ज्वलनशील गैस है। और मैं बता दूं एसिटिलीन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग में तो ईंधन के रूप में 4 गैस इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन, LPG, हाइड्रोजन और कोल गैस। लेकिन जनरली सबसे ज़्यादा अगर यूज किया जाता है तो वह एसिटिलीन। क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा करते हैं, तो एसिटिलीन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी वेल्डिंग को अधिकतर कहाँ प्रयोग किया जाता है। डीसी वेल्डिंग जो होता है, इसे मैं बता दूं आपको, अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं वह आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा जो होते हैं आर्क वेल्डिंग और तीसरा जो होते हैं इंडक्शन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, AC आर्क वेल्डिंग और DC आर्क वेल्डिंग। तो AC आर्क वेल्डिंग का प्रयोग केवल फेरस मेटल पर किया जाता है और DC आर्क वेल्डिंग का प्रयोग फेरस और नॉन फेरस दोनों पर किया जाता है। लेकिन ज़्यादा लाभदायक जो होता है वह अलौह धातु अर्थात नॉन फेरस के लिए किया जाता है। क्या होगा? DC वेल्डिंग का प्रयोग जनरली अलौह नॉन फेरस धातु के लिए किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से वेल्डिंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं, AC वेल्डिंग के DC, तो आपको DC वेल्डिंग का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। DC वेल्डिंग के, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग पोलरिटी को चेंज करके इसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसके बाद है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट वोल्टेज इसको बोला जाता है जो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज प्राप्त होता है और वह 90 वोल्ट होता है। वह कितना होता है? 90 वोल्ट। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? अगर ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर है क्या, तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो AC वोल्टेज को कम और अधिक करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में लेते हैं? तो ट्रांसफार्मर के रेटिंग KVA में लेते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितना % होता है? 95 से 98% होता है। आप वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? स्टेप डाउन का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं? तो जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज के मान को कम करने के लिए और करंट के मान को बढ़ाने के लिए जनरली किया जाता है। और भी आपको अगर हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आपको डिटेल पूरा आपको संपूर्ण क्लास के माध्यम से समझाया जाएगा कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है, आपको AC आर्क वेल्डिंग क्या है, DC आर्क वेल्डिंग क्या है, एडवांस वेल्डिंग क्या है। आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको सभी चीज समझाकर बताया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, AC वेल्डिंग में कौन सी धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है? पहले ही अभी कुछ देर पहले बताए थे कि AC वेल्डिंग के लिए आपको फेरस मटेरियल, AC वेल्डिंग का यूज जनरली जो करते हैं वह फेरस मटेरियल के लिए किया जाता है। और AC वेल्डिंग की दक्षता एफिशिएंसी जो होता है वह 85% होता है। AC वेल्डिंग का एफिशिएंसी कितना? 85% होता है। और AC वेल्डिंग का प्रयोग फेरस मेटल पर किया जाता है। अगर DC वेल्डिंग का पूछे तो फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा अगर माना जाता है तो DC वेल्डिंग को ही माना जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आर्क ब्लो को रोकने के लिए किस धारा, देखिए कहा जाता है कि AC वेल्डिंग में आर्क ब्लो नहीं उत्पन्न होता है। AC वेल्डिंग जब यूज करते हैं, आर्क ब्लो एक प्रकार का दोष है जहां वेल्डिंग बीड होता है, हल्का हल्का होल हो जाता है, हल्का हल्का छोटा छोटा छिद्र दिखाई देता है, तो वह जो होता है AC वेल्डिंग में जनरली नहीं पाया जाता है। पेनिट्रेशन की कमी का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले जानिए पेनिट्रेशन क्या है। पेनिट्रेशन लो करंट करिएगा ना, लो करंट से अगर वेल्डिंग करिएगा ना तो पेनिट्रेशन में कमी आएगा। जैसे हम जॉब को जोड़ रहे हैं तो कम पेनिट्रेशन होगा तो अधिक गहराई तक यहाँ तक वेल्डिंग नहीं होगा, इधर ही होगा। तो कम पेनिट्रेशन किसके कारण होता है? लो करंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? लो करंट के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वेल्डिंग के बाह्य दोष कौन कौन से है। वेल्डिंग के बाह्य दोष, क्रैक मतलब दरार आ जाना, यह बाहरी दोष है, देखे होंगे। स्पेटर क्या होता है, जैसे यह जॉब है, जॉब पर छोटे छोटे आपको वेल्डिंग बीट के चारों तरफ छोटे छोटे आपको दाना आ जाता है, उसको स्पेटर बोलते हैं। क्रेटर, यह भी एक प्रकार का बाहरी दोष है, अर्थात वेल्डिंग का यह जो तीनों दोष है, क्रैक, स्पेटर, क्रेटर, यह तीनों एक प्रकार के बाह्य दोष है। और आप लोग पढ़िएगा, जब ऑफलाइन क्लास में आइएगा ना, तो आपको बताया जाएगा कि आखिर दोष है क्या, और स्मार्ट बोर्ड के द्वारा दिखाया भी जाएगा। तो देखिए स्पेटर कैसा दिखता है, क्रेटर कैसा दिखता है, ठीक है, उसके बाद क्रैक कैसे दिखता है, यह सभी दोष को दिखाकर भी आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस कौन है। सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस कौन है, देखिए एसिटिलीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो सहायक गैस है, नाइट्रोजन ज्वलनशील नहीं आता है, एसिटिलीन ज्वलनशील है। C2H2 यह गैस वेल्डिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वेल्डिंग में यह गैस सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वेल्डिंग में यह गैस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। थर्मिट पाउडर को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है। देखिए थर्मिट पाउडर, थर्मिट जो वेल्डिंग है, यह किस प्रकार के वेल्डिंग में बताओ। केमिकल वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे पटरी को ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है, या बड़े बड़े गियर का जो तीथ टूट जाता है ना, उसको वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। कहा जाता है थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कि छोटे जॉब पर यह महंगा साबित होता है, अर्थात यह बड़े बड़े जॉब को ज्वाइंट करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। और थर्मिट वेल्डिंग में इग्नाइट पाउडर का यूज किया जाता है, इग्नाइट पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है, इग्नाइट पाउडर का यूज किया जाता है। वह किस लिए, वह धराने के लिए, स्टार्टिंग टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए। और थर्मिट वेल्डिंग में स्टार्टिंग टेम्परेचर 1550 होता है और वर्किंग टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहा जाता है थर्मिट वेल्डिंग में यह एल्युमिनियम और आपको क्या बोलते हैं आयरन का मिश्रण होता है, जो 3:1 होता है। बाकी जब थर्मिट वेल्डिंग आप ऑफलाइन क्लास में पढ़िएगा तो आपको विशेष रूप से वहां बताया जाएगा। अब वह ताप जिस पर धातुओं की कण संरचना में परिवर्तन हो जाता है, देखिए यह क्रिटिकल लिखा हुआ है ना, होता है लो क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है, लो क्रिटिकल पॉइंट। लो क्रिटिकल पॉइंट कहते किसे हैं, कोई भी अगर धातु जिस तापमान पर उसकी आंतरिक संरचना परिवर्तन होने लगता है, अर्थात उसका प्रत्येक कण अपना स्थान छोड़ने लगता है, तो वही तो बोल रहा है कि कण संरचना में परिवर्तन आता है, अर्थात कण अपना स्थान छोड़ने लगता है, वह लो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब प्रत्येक धातु का लो क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन स्टील का लो क्रिटिकल पॉइंट 723 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सब छोटे से छोटे क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक आप गलत कर देते हैं तो रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तब प्रत्येक क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, अब प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। अगर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर और ITI इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 मार्च से भूलिए नहीं, हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, वह उसमें आज आकर क्लास कर सकते हैं। बाहरी स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है, आकर खाना पीना रहना हर चीज़ है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, वहां से भी आप पता कर सकते हैं। कौन सी फ्यूजन बिल्डिंग है। फ्यूजन बिल्डिंग आपको पहले ही बताया गया है, जिसमें धातु जनरली पिघलता है। स्पॉट वेल्डिंग नहीं, सीम वेल्डिंग नहीं, बट वेल्डिंग, ये जो है ना तीनों रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप्स है। क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप्स है। गैस वेल्डिंग जो है जनरली फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। बाकी जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक प्रकार का क्या है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है, अर्थात एक प्रकार का प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। और मैं बता दूं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज जनरली जो करते हैं पतली सीट को वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। कहां करते हैं, पतली सीट को वेल्डिंग करने के लिए जनरली किया जाता है। यह आपको ऑप्शन नंबर डी होगा।
उसके बाद विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है? विद्युत आर्क वेल्डिंग में 1000 से 2600 नहीं होगा, 1600 से 2000 नहीं, 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस। तो आर्क वेल्डिंग में आर्क का टेम्परेचर कितना होता है? 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए यह कुछ ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको 4000 के आसपास जो होगा वही सही माना जाता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग का आर्क का तापमान जो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, हानिकारक किरणों से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? लेदर एप्रॉन नहीं, वेल्डिंग शील्ड यूज करते हैं। हानिकारक जो होते हैं वह वेल्डिंग शील्ड जो होता है पूरा आपको ये हेड में यहाँ तक रहता है, ताकि हानिकारक शील्ड गैस हम फेफड़ा तक नहीं जाए। अगर फेफड़ा तक जाएगा तो वह आपको फेफड़ा पर को भी नुकसान पहुंचाता है। वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए बताइए? ऑप्शन देखिएगा, कह रहे हैं कि वेल्डिंग चश्मा नहीं, वेल्डिंग चश्मा तो यूज करते ही है जनरली, वेल्डिंग दस्ताना, वेल्डिंग बूथ यूज करना चाहिए। वेल्डिंग बूथ आपको वेल्डिंग के हिसाब से बनाया जाता है। वेल्डिंग दीवार काला बनाया जाता है, हवादार बनाया जाता है, वायु आने जाने के लिए बनाया जाता है। तो वेल्डिंग बूथ का निर्माण होना चाहिए स्वच्छता के दृष्टिकोण से। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कटिंग विधि से ज्वाला, यानी कि कटिंग विधि में फ्लेम को, यह ALP क्वेश्चन आया हुआ है जी गोरखपुर में, पिछले बार ड्राइवर के वैकेंसी हुआ था, इसमें आया हुआ है। कितना रखते हैं? कटिंग ज्वाला का जॉब से 1.5 mm तक रखते हैं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जी। 20 mm तक नहीं रखेंगे, 10 mm नहीं रखेंगे, 15 mm नहीं रखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे? ये रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शनली होते हैं, ऑप्शन को ही देखकर बना जाएगा, और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, कृत्रिम श्वसन विधि कौन कौन सी है? आपको सेफ्टी एंड फायर में पढ़ना। सेफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि, लाबोट विधि जो माउथ टू माउथ होता है। तो यह आपको तीनों विधि आपको है। यह कृत्रिम श्वसन के किसी कारण से व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत होता है तो कृत्रिम श्वसन से दिया जाता है। एक औंधे मुंह लिटा कर दिया जाता है, एक पेट के बल लिटा कर दिया जाता है, एक माउथ टू माउथ दिया जाता है। अगला है एसिटिलीन सिलेंडर निम्न में से किस रंग का होता है? एसिटिलीन जो होता है वह मैरून होता है। अगर मैरून ऑप्शन में ना रहे ना तब लाल मारिएगा, मैरून है तो मैरून होगा। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वह कौन सा होता है? काला होता है। कौन सा होता है? काला होता है। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 करेगा कि बाईं से दाईं ओर की वेल्डिंग क्या हो? बाईं से देखिए वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट। तो आपको राइट है ना तो बाएं सिरा से शुरू होगा, अगर लेफ्ट होगा तो दाएं सिरा से। तो बाएं सिरे से कह रहा है ना, यानी कि राइट वर्ड है अर्थात बी है। अगर राइट वर्ड वेल्डिंग है तो राइट मतलब दाहिने, तो वह बाएं सिरा से शुरू होगा। अगर लेफ्ट वर्ड होगा तो वह दाएं सिरा से शुरू होगा। वेल्डिंग टेक्निक क्या है वह आपको ऑफलाइन क्लास अगर करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिटेल वहां बताया जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम है वोल्टेज के मान को कम करना। क्या? कम करना। और इसका मान है करंट के मान को अधिक करना। करंट के मान को अधिक करना। और हम जो कि जानते हैं कि वेल्डिंग में करंट का ही ज़्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि जॉब को हीट करने के लिए करंट की ही आवश्यकता होता है। तो किसका? करंट का यूज करते हैं, हाई करंट का यूज करते हैं। तो वेल्डिंग में स्टेप डाउन, वेल्डिंग में लो वोल्टेज हाई करंट का यूज करते हैं। यह जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, MP ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास
क्लास प्लस नोट्स का 2000 फीस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से ज्वाइन करके और परचेज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, वहाँ से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, मई में एग्ज़ाम कैलेंडर दिया है एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का, हो सकता है 1 महीना इधर या उधर होगा, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, वैकेंसी ज़रूर आएगा। तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट नहीं करिएगा बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो टेक्निकल क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।